हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन के बारे में भी हमने डेफिनेशन देखा था। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन कितने तरह का होता है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। केमिकल इक्वेशन जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसा होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2 प्लस O2 ये बन गया H2O। ये क्या है? अनबैलेंस एक केमिकल इक्वेशन है। कैसे? हम इस एरो के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ एटम्स का मास देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। इक्वल अगर नहीं है तो क्या होगा? वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। एरो के इस तरफ कितना है? हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन जब बात करेंगे ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, O2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? O है। सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको कहेंगे ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसा है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ओके, ये क्या होता है? ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या होता है? जनरली आसान भाषा में इतना समझ लीजिए कि रिएक्शन से पहले जो भी एटम्स हैं उनका मास और रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट बना उनके एटम्स का मास दोनों सेम होना चाहिए। वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए रिएक्शन से पहले या फिर रिएक्शन के बाद। तो यहाँ पे क्या है? रिएक्शन से पहले मास कुछ और था, यहाँ पे मास कुछ और है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे CuSO4 प्लस ZN, ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? Cu कॉपर, Cu रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद Cu दोनों क्या है? सेम है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे SO4 की। SO4 जैसा है, यहाँ पे भी SO4 है। ठीक है। उसके बाद Zn 1 है, Zn भी 1 है। तो यहाँ पे क्या है? दोनों तरफ सारे एलिमेंट सारे एटम्स सेम है, तो इसको कहेंगे क्या है? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन में क्या है? यहाँ पे देखिए, ये एरो के लेफ्ट साइड में देखेंगे एक एक एलिमेंट को। जैसे Cu कॉपर यहाँ पे क्या है? 1 है। कॉपर के एटम यहाँ पे 1 है। रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है? कॉपर भी यहाँ भी कॉपर 1 ही है। उसके बाद बात करेंगे S की, सल्फर की। तो S क्या है? सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। O4 यहाँ है, O4 इधर भी है। उसके बाद Zn 1 है, इधर भी Zn है। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट का मास क्या है? सेम है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन है क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये कौन कैसा है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको सिखाता हूं कैसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। C प्लस O2 ये बना Cu। ये बहुत ही सिंपल केमिकल इक्वेशन है। यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? कार्बन C1 है। यहाँ पे रिएक्शन के बाद कितना है? 1 है। कार्बन तो ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो अब क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए एक तो है हीट एंड ट्रायल तरीका, जिसमें हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, तो इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन 2 हो गया। यहाँ पे हम कभी भी नहीं लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो कभी भी यह नीचे में नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन अब कार्बन को देखें तो कार्बन यहाँ पे 1 है और कार्बन यहाँ पे 2 हो गया।
तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सी को भी, ओ को भी, इस तरीके से जो भी होगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, फिर 2 इंटू 1 तो 2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक करते हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे C4 है, यहाँ पे इधर क्या है, C1 है, तो यहीं पे पता चल गया कि अनबैलेंस है। H10 है, यहाँ पे H2 है, इधर अनबैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, 2 + 1 3 है, तो सारा अनबैलेंस है। तो इस तरीके के केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, वो एक मेथड है, उसको मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए। जो भी है, यहाँ पे A लिख दिया, A, B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, A B C D लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला है क्या, कार्बन। तो कार्बन के लिए इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, A इंटू 4 क्या होगा, 4A, ये बन गया। इधर कार्बन है, नहीं है, एरो, तो इक्वल्स टू दे देंगे। अब इधर देखेंगे कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू सी क्या होगा, सी, इधर कोई कार्बन नहीं है, तो कार्बन के लिए इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। हाइड्रोजन क्या है, H10 है, तो 10 इंटू ए, 10 इंटू ए क्या होगा, 10A, इधर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एरो है, तो इक्वल्स टू दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन नहीं है, इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2, तो 2 इंटू डी क्या होगा, 2D हो गया। इसके बाद कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 इंटू बी क्या होगा, 2B, एरो है, तो इक्वल्स टू। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 इंटू सी, 2C प्लस है तो प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 इंटू डी क्या होगा, डी। तो ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन क्या आ गया, 2B इक्वल्स टू 2C प्लस डी। ये हमारा 3 इक्वेशन बनके तैयार हो गया। किसी भी इक्वेशन में जितने एलिमेंट होंगे सब के लिए हम इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि A कितनी बार आया है। A यहाँ पे है 1 2, A आया है 2 बार, A आया है 2 बार। उसके बाद C है यहाँ पे, तो C देखते हैं, 1 2, C आया है 2 बार। उसके बाद A हो गया, C हो गया, क्यों, D कितनी बार आया है, यहाँ नहीं है, यहाँ है 1 2, तो D आया है 2 बार। उसके बाद A C D हो गया, बच गया B, तो B इधर नहीं है, यहाँ पे है B, तो B आया है 1 बार, B आया है 1 बार। A B C D जो हमने लिखा है उसमें से सबसे ज्यादा बार कौन आया है, मैक्सिमम टाइम्स कौन आया है, तो मैक्सिमम टाइम्स तो A भी आया है, C भी आया है, D है, सारे क्या है, 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस तीनों में से किसी एक को, इसमें से किसी एक को लेट कर लेंगे। लेट, मान लिया कि मैं यहाँ पे A इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं, लेट A इक्वल्स टू 1, किसी को भी ले सकते हैं, C को भी ले सकते हैं, D को भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया है A इक्वल्स टू 1, तो जब A इक्वल्स टू 1 होगा तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए A इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4, C का वैल्यू आ गया 4। अब A का वैल्यू 1 है, C का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 10A प्लस 2D है इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे A का वैल्यू हम अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 2D। तो यहां से अगर D का वैल्यू निकाला जाए तो क्या आएगा, 10/2 दैट इज 5, तो D का वैल्यू भी आ गया 5, ठीक है। इसके बाद इस इक्वेशन का काम हो गया। अब इस इक्वेशन में हमारे पास A का वैल्यू आ गया, C का आ गया, D का आ गया, बचा B का वैल्यू। हमें अब B का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे 2B इक्वल्स टू, C का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो 2 इंटू 4 प्लस D का वैल्यू क्या आया है, 5 आया है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13, 2B इक्वल्स टू 13, तो B इक्वल्स टू क्या आएगा, 13/2।
ये आ गया। तो हमारे पास सारे का वैल्यू आ गया, ए बी सी डी चारों का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एबीसीडी का वैल्यू आया है उस सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 तो लिखते नहीं है, तो सेम टू सेम ये लिख देंगे C4H10 प्लस यहाँ पे बी है तो बी का वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू आया है 13/2, 13/2 लिख दिया O2 एरो। उसके बाद यहाँ पे है सी, तो सी का वैल्यू क्या आया है 4, तो सी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 4। उसके बाद है CO2 प्लस डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू आया है 5, तो यहाँ पे रख देते हैं 5H2O, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हम लोग नहीं देते हैं। इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, क्या है डिनोमिनेटर में वैल्यू 2, तो इस टोटल इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2C4H10 प्लस यहाँ पे क्या है 13/2, तो 13/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या 13O2 एरो। यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या होगा 8CO2 प्लस 5 इंटू 2 10H2O। ये केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। इसको आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग चेक करते हैं सी, कार्बन क्या है 4 इंटू 2 8 है, इधर रिएक्शन के बाद कार्बन कितना है 8 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन H10 है, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, इधर कितना है 10 इंटू 2 हाइड्रोजन 20 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अभी इधर ऑक्सीजन कितना है 2 इंटू 13 26 है, 2 इंटू 13 कितना है 26 है। इधर देखेंगे ऑक्सीजन 2 इंटू 8 16 प्लस 10 इंटू 1 10 दैट इज 26, ऑक्सीजन इधर भी 26 इधर भी 26, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों बैलेंस हो गए। इस तरीके से हम लोग, ये एक मेथड है जिससे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, चलिए इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। ये भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, ए बी सी डी और यहाँ पे ई। इसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन किसके लिए, Cu कॉपर के लिए। क्या होगा A इंटू 1 A, इधर कॉपर नहीं है, इक्वल्स टू यहाँ पे कॉपर है C इंटू 1 C, कॉपर हो गया। उसके बाद क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू A, तो A इधर ऑक्सीजन नहीं है, इक्वल्स टू कहाँ है ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो 1 इंटू E, A इक्वल्स टू E हो गया ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन B इंटू 1 B इक्वल्स टू इधर कहाँ है 2 इंटू D 2D, ये हो गया नाइट्रोजन के लिए। अब क्या बच गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए 3 इंटू B 3B इक्वल्स टू इधर कहाँ पे है हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 इंटू E 2E, ये बन गया इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे A कितनी बार आया है, 1 2 बार, C आया है एक ही बार आया है, E आया है 1 2 बार, B आया है 2 बार, D आया है 1 बार। तो या तो हम लोग A को 1 ले ले, या तो हम लोग E को 1 ले ले, या तो B को ले ले। तो मैं यहाँ पे A को ही 1 ले रहा हूँ, लेट A इक्वल्स टू 1। अगर हम लोग A को 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, C इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू C, तो C इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू 1 हो गया। अगर A इक्वल्स टू 1 है तो E का वैल्यू क्या होगा, E का वैल्यू भी 1 होगा। उसके बाद यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें तो B का वैल्यू नहीं पता, D का भी वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग यहाँ से वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है E का वैल्यू हमें पता है 1 है, तो यहाँ से B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या है 3B इक्वल्स टू 2 इंटू E, तो 2 इंटू 1, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3, तो B का वैल्यू हमारे पास आ गया 2/3। जब B का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे हम लोग B का वैल्यू पुट करके D का वैल्यू निकाल सकते हैं। B का वैल्यू है 2/3 इक्वल्स टू 2D,
तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/6, या फिर इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो D का वैल्यू आ गया 1/3। ये हमारा सारा वैल्यू आ गया। अब इन सारे वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है A का वैल्यू, तो A क्या है 1 है, तो यहाँ तो कुछ लिखना नहीं होगा। B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू आया है 2/3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/3। उसके बाद यहाँ पे है C का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 तो लिखते नहीं है। उसके बाद D का वैल्यू आया है 1/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3। उसके बाद E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन आया है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन आया है, तो फ्रैक्शन तो हम लोग नहीं लेते हैं। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेकर उससे टोटल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 3 यहाँ 3, तो 3 और 3 का एलसीएम होता है 3, तो इंटू 3 कर देंगे टोटल। एलसीएम से टोटल इक्वेशन में इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1 3CuO प्लस 2/3 है इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2NH3 एरो। उसके बाद यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 3 या 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस इंटू प्लस 3 इंटू 1, तो 3H2O। ये हो गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब इसको देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। कॉपर यहाँ पे 3 है, उसके बाद इधर भी कॉपर 3 है, तो कॉपर तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 3 इंटू 1 3 हो गया। इधर ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे है 1 इंटू 3 हो गया, ऑक्सीजन का भी काम खत्म। उसके बाद है नाइट्रोजन यहाँ 2 है, 2 इंटू 1 2 हो गया। इधर क्या है, यहाँ भी 2 है N2, तो नाइट्रोजन भी हो गया। अब बच गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, हाइड्रोजन हो गया 6। इधर देखते हैं हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे क्या है दोनों तरफ सारा एलिमेंट बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं। ये एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीका है, लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताऊंगा।